प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन स्टार्ट होने वाला है प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का। प्री बोर्ड परीक्षा में भी आप बैठने वाले हैं और फिजिक्स के पेपर को लेकर परेशान हैं, भौतिक विज्ञान के, तो ये सेशन आपका है। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये लेटेस्ट है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ, ये आर्यम कोड है। और आर्यम कोड कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर सेशन को लेकर करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बातें लिखी रहती हैं, जो नोट की चीजें उसको पढ़ लिया करें कि क्या नोट में दिया गया है, प्रश्न अनिवार्य है, कम है, बेसी है, अधिक है। खंड क में जब हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रत्येक के लिए जो है 1 अंक है। खंड क में जब हम लोग बढ़ते हैं तो प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक होगा। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, पहले का क। ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य क्या होता है। यानी कोई भी गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रागली जो तरंग दैर्ध्य होगा वो क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न को लेकर, तो यहाँ पर देखिए, जब इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लेमडा जो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों वो एच अपॉन अंडर रूट 2m ई ना, 2m ई। तो देखिए लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट में 2m ई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो ई बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2। यानी गतिज ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 m v स्क्वायर, ये हो गया आप लोगों का, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ई बराबर हाफ m v स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें प्रिय विद्यार्थियों, जो तरंग दैर्ध्य होता है, यानी जो लेमडा होता है, लेमडा किसके बराबर होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम भी के बराबर होता है। क्या होता है, एच अपॉन एम भी के। एच अपॉन क्या हो जाएगा आपका, एम भी हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, ये हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या हुआ, गतिज ऊर्जा जो होता है हाफ एम भी स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा जो हो गया लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी के बराबर होता है। समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 को बस हम लोग क्या करना है, यहाँ पर मिलाना है। जैसे ही इन दोनों समीकरण को आप मिलाएंगे, या तो m का मान हो गया या तो h का मान हो गया ना, कोई भी एक मान जो है, या v का मान जो है पुट कर दीजिए। तो जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे, जब आप इसे जो है एक दूसरे की तरफ जब हम इसको किया जाएगा, तो वैल्यू को जो सरल किया जाएगा, तो तुरंत ऑटोमेटिकली जो होगा सॉल्व होके आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है ना, एम भी के रूप में ही अगर हम लोग सेव करने का प्रयास करें, तो तुरंत जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हम लोग का निकल कर चला आएगा। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m e, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर, और लेकर चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है उस पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन जो होता है, देखिए दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में जो डब्लू कण क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, 2He4, 2He4 है। यहाँ पर लिखा गया है ZXA है, Z+2 YA+3 हो जाएगा, प्लस W हो गया। तो W एक क्या है, कण हो जाएगा आपका। ये कौन सा कण है इसके बारे में बताना है। देखिए यहीं पर देख मिल गया 2+Z, 2+Z। यहाँ देखिए Z+2 हो गया, यहाँ पर भी Z+2 हो गया। तो ये नीचे देखिए दोनों का Z+2 है, यहाँ पर भी Z+2 है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर जीरो मिला, हम लोगों का जीरो मिला। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो जीरो हो गया, एन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी 4, इधर देखिए A+3 हो गया, इधर 4+A हो गया। इसका मतलब कि जो ए का वैल्यू होगा वो शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका मतलब अगर हम लोग 0 1 ले लें, तो यहाँ 3 1 4 हो गया, ए का वैल्यू 0, तो इधर भी 4 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो ये भी 4 हो गया। तो इसका मतलब 0 n पे 1 हो गया। तो अब ये देखिए क्या होता है, 0 n पे 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए। तो इसको हम लोग प्रिय विद्यार्थियों बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो यानी ख प्रश्न का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्यम कोड है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा। देखिए हाफ ईयरली का भी मैं कंटेंट बनाया था आप लोग के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था।
टोटल वो 27 के चला था प्रिय विद्यार्थियों, इसको जो है 50 के चलाना है आप सभी लोगों को। तो जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करना है। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर सेशन को लेकर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। निम्नलिखित में विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। वोल्ट सेकेंड है, वोल्ट मीटर है, कूलाम सेकेंड है, या फिर कूलाम मीटर है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो होगा वोल्ट मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वीएम। वोल्ट मीटर जो होगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, वीएम वोल्ट मीटर, ठीक है ना। और इसे हम लोग देखिए न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसके रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को वोल्ट मीटर कह के निकल जाना है। देखिए ये कई सेटों में आया है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, हर बार घुमा फिरा कर पूछने वाला ये प्रश्न है कि एक गतिशील आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गतिशील आवेश जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को भी करता है और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अंग प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का क्या है ये पांचवा प्रश्न, दिया गया लॉजिक निकाय किसको निरूपित करता है। देखिए ये जो है प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये परशुराम का, देखिए परशुराम जी का जो गड़ासा था वो इसी तरीके से था। तो लॉजिक गेट जो मुख्य रूप से देखा जाए यहाँ पर, तो ये जो सिंबल बन के मिल रहा है आप लोग को, ये है आप सभी लोगों का और गेट का है। ये किसका है, और गेट का। जबकि देखिए ऐसे अगर मिल जाए आप लोग का तो ये हो जाता है आपका, ये देखिए होता है एंड गेट का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एंड गेट का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो और गेट का दिया हुआ है। देखिए इसका ट्रूथ टेबल भी क्या होता है, जीरो का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो और वन, वन का वन हो जाता है। देखिए ट्रूथ टेबल के रूप में जो है यहाँ पर जो जानते हैं बाइनरी नंबर जो होते हैं वो दो ही होते हैं, जीरो होता है और कौन होता है, वन होता है, ठीक है ना। तो ये लॉजिक गेट जो है यहाँ पर कि कितनों इनपुट मिले लेकिन आउटपुट जो होगा वो केवल एक यहाँ पर देखने को मिलता है। लॉजिक गेट बोलते हैं उसको, लॉजिक निकाय बोलते हैं। तो अंग का देखिए विकल्प नंबर स जो होगा और गेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छह प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, एन टाइप अर्धचालक में, यानी एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो विद्युत चालन का कारण क्या है। यानी एन टाइप कोई अर्धचालक है तो उसमें विद्युत चालन का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, कोटर होता है, या फिर पाइस्ट्रॉन होता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों यन टाइप अगर सेमीकंडक्टर है, यन टाइप सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, तो उसमें विद्युत चालन का जो कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। यानी छ का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो छ का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। खंड ख में हम लोग पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए खंड ख में, तो खंड ख में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो दूसरे का प्रश्न जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजन, व्यंजक और मात्रक लिखिए। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चुंबक अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर एक पोल हो गया हम लोग का नॉर्थ पोल हो गया और एक पोल जो हो जाएगा इसका साउथ पोल हो जाएगा। यानी एक नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। यहाँ पर सेंटर पर हम लोग विद्युत द्विध्रुव अगर निकालने का प्रयास करें तो यहाँ से डिस्टेंस ये भी एल अगर मान लेते हैं हम लोग, और ये भी डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, यल मान लेते हैं, ठीक है ना। और जो मात्रक क्यू रहेगा आप लोग का वो क्यू भी ले सकते हैं या तो एम मान लें हम लोग अगर आवेश को। तो यहाँ पर जो होता है प्रिय विद्यार्थियों एम इज इक्वल टू जो होगा या पी इज इक्वल टू जो होता है, अगर हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी माने तो पी इज इक्वल टू होता है टू इंटू क्यू इंटू एल होता है, टू क्यू एल ना, टू क्यू एल या टू एल क्यू। तो ये देखिए हो जाएगा ये मुख्य रूप से, यानी कि पी इज इक्वल टू टू क्यू एल। तो यानी अगर द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाए तो किसी चुंबक का जो ध्रुव होता है प्रिय विद्यार्थियों उसका जो प्रभावी लंबाई होती है, यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कोई चुंबक है तो उसका जो आवेश हो गया और दोनों ध्रुवों के, यानी किसी एक ध्रुव में जैसे क्यू को ले लिया हम लोग, किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के
बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस चुंबक का चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य से जो होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है ना। बहुत बार मैंने इसका मात्रक बताया हुआ है, आप लोग बताइए कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है ना। देखिए एकदम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यू आवेश का मात्रक क्यू कुलाम, एल का मात्रक मीटर दूरी हो गया, तो कुलाम मीटर, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका मात्रक आप लोगों का, ठीक है ना। और ये एक्स जो है न्यूटन न्यूटन एम्पियर मीटर भी के तौर पर भी देखते हैं इसको हम लोग। और सदिश राशि ये होती है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध बताइए। नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में संबंध बताना है। तो नाभिक का जो आकार होता है और उसका जो द्रव्यमान संख्या होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसको हम लोग समझने का अगर प्रयास करें तो नाभिक का आकार देखा जाए अगर, तो आर इज इक्वल टू, देखिए पहले तो ये इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा कि आर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आर नॉट के। आर इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है ना, आर नॉट, ये हो गया आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ए टू द पावर 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू हो गया, आर इज इक्वल टू हो गया आर नॉट ए टू द पावर 1/3। इसका मतलब यहाँ पर आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज अगर है यहाँ पर आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, तो आर नॉट का वैल्यू क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, आर नॉट जो होता है वो वन, ये रेडियस की बात देखिए, आर आर नॉट इज इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगा ये तो सीधा सीधा हो जाएगा आप लोग का 1.2 इंटू 10⁻⁻15, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, -15 मीटर हो गया। और आर जो होता है वो नाभिक की त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। ये आर जो होता है वो किसका, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। और ए जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है, तो ए जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा ना, मास नंबर हो जाएगा। तो ये रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, आर नॉट जो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और आर जो होता है वो नाभिक की त्रिज्या हो गया, और ए जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। तो इस तरीके से नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में संबंध को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर जब यहाँ पर हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों इसको हम लोग, तो अब हम लोग जब लेकर आगे बढ़ते हैं इसको, तो वो चलिए आगे देखा जाए आगे हम लोग का जो है यहाँ पर अब, तो म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, म्यू नॉट अपसाइलन नॉट देखिए यहाँ दिया गया है दूसरे का ग, म्यू नॉट व अपसाइलन नॉट। यदि म्यू नॉट व अपसाइलन नॉट व म्यू नॉट क्रमशः जो है निर्वात की विद्युतशीलता है तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं, तो 1/म्यू नॉट अपसाइलन नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा। देखिए यहाँ पर जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये जो होता है प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से जो होता है वो सी के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है, सी के, यानी जो 1/√म्यू नॉट अपसाइलन नॉट होता है ये क्या होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है इसका मान, यानी कि सी स्क्वायर जो होगा, यानी म्यू नॉट अपसाइलन नॉट का वैल्यू अगर देखा जाए तो 1/c² के इक्वल होता है। तो 1/√म्यू नॉट अपसाइलन नॉट जो होता है किस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्रकाश की चाल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और म्यू नॉट अपसाइलन का मान क्या होता है, म्यू नॉट अपसाइलन बराबर होता क्या है कि 1/c² होगा, 1c² होगा। बार बार पूछा गया है, बहुत सारे मैं सेट का डिस्कशन किया हुआ मैंने प्रिय विद्यार्थियों आप सब लोगों के साथ, और वो बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये म्यू नॉट और अपसाइलन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता वाला जो प्रश्न है ये तो एकदम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही समझिएगा, ठीक है ना। आगे जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर तो घ प्रश्न क्या है, घ प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं पहले घ प्रश्न में, तो एक हेनरी स्वप्रेरकत्व, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या होती है, स्वप्रेरकत्व क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह गुण होता है
जिसके कारण क्या होता है, एक कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन के कारण जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं हेनरी स्वप्रेरकत्व बोलते हैं इसको हम लोग ना। और ये जो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मैट्रिक हेनरी के रूप में था, ठीक है ना। और तो हेनरी स्वप्रेरकत्व क्या होता है, वह गुण यानी कि जिसके अंतर्गत कोई जो कारण क्या होता है एक कुंडली में देखने को मिलता है, जो प्रवाहित धारा के परिवर्तन के कारण जो होता है प्रिय विद्यार्थियों प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं हेनरी स्वप्रेरकत्व बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेनरी स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आप लोग का। अगला प्रश्न क्यों बताते हैं हम लोग, एम्पियर परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के संबंध को मुख्य रूप से ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो क्या करता है, वो वैद्युत क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच में वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि यह नियम मुख्य रूप से इस पर बात करता है कि कोई भी अगर बंद लूप है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों उस बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है तो उसका जो इंटीग्रल होगा यानी रेखीय समाकलन जो होगा उसका उसकी कुल धारा यानी आई जो करंट उसमें बह रहा है उसके आई के क्या हो जाएगा, वो बराबर होता है। तो इसको हम लोग एम्पियर परिपथीय नियम के रूप में कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न जो होगा हम लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा, ठीक है ना। बार बार पूछा जाने वाला ये भी प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। और एम्पियर परिपथीय नियम जो था आप लोगों का देखिए प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में और साथ ही साथ बोर्ड में भी पूछने को देखने को मिल सकता है। तो इसको एकदम लापरवाही से बिल्कुल भी नहीं, जबरदस्त तरीके से देखिए इसको। और ये आरएम कोड है, आरएम कोड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मेरी बात को पूरा यकीन मानिए प्रिय विद्यार्थी। और मैक्सिमम विद्यालयों के सेंटर पर जो है आरएम कोड का पेपर जरूर मिलता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी अगर हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 में आयनन ऊर्जा क्या होगी, n बराबर 2 अवस्था में, n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में जो होगा वो आयनन ऊर्जा क्या होगा, ये हम लोग का सवाल है। इस सवाल को करने के लिए विद्यार्थियों पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 के लिए तो निकालेंगे, लेकिन आयनन ऊर्जा को निकालने का फार्मूला क्या होता है पहले तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो हम लोग देखिए फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिय विद्यार्थी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि ये जो होता है ई एन इज इक्वल टू ई एन, इस पर तो स्क्रीन पर जल्दी पर लिखने में भी बड़ा नौटंकी होता है। ई एन इज इक्वल टू जो हो गया आप सभी लोगों का ये हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन, 13 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बटे में जो होगा यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए n बराबर 1 पर देखते हैं तो n बराबर 1 की अवस्था के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन परमाणु का अगर n बराबर 1 पर देखा जाएगा तो आयन ऊर्जा जो होगा वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा क्योंकि n का वैल्यू तो 1 हो गया। लेकिन n बराबर 2 की अवस्था में जब देखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो जब 4 से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये हम लोग का आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ई भी आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फाइनल आंसर हम लोग को क्या मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों की n बराबर 2 अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो आयन ऊर्जा होगा वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
इसी तरीके से n बराबर अगर आपको मिल जाए 3 पर, n बराबर 4 पर, तो En इज इक्वल टू, ये तो आपको पता रहना चाहिए कि तीन, ये जो En का वैल्यू हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात थी, तो En इज इक्वल टू 13.6 EV अपॉन में एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग को जो है सॉल्व करके इस तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। ये प्रश्न भी जो था वो बहुत विशेष नहीं था, सिंपल था, इजी था, करने लायक था, और आप लोग निश्चित तौर पर इसको कर भी दिए होंगे। प्रिय विद्यार्थी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खंड ग में हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर खंड ग में एक प्रश्न देख लीजिए, और इसका डिस्कशन आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि समय का अभाव भी थोड़ा सा है, और ये जो हम लोग का लेक्चर है वो बड़ा भी बन रहा है धीरे धीरे। तो खंड ग में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, डिस्कशन जो ये हो रहा है आप लोगों के साथ, खंड ग, रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष को बताइए। थोड़े बड़े प्रश्न हैं ये सभी। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.54 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ग देखिए प्रश्न क्या है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है, और पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके संचालन को समझाइए। पीएन संधि डायोड जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। खंड घ में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो चौथे का प्रश्न जो है यहाँ पर, व्यतिकरण को जो है परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण को परिभाषित करना है। समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखना है हम लोग को। का देखिए प्रश्न दिया गया 0816 का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16.000 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट AMU को बोलते हैं हम लोग। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वगैरह जो है ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए आदर्श मीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये देखिए सवाल है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए इन लोगों का, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको डाउट होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो डीजे सर चैनल आपके साथ है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर जो है उसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा, और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ जो है इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी प्रिय विद्यार्थियों, जब इसे जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। देखिए मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। ये देखिए प्रश्न बहुत पूछता है, अन्योन्य प्रेरकत्व वाला भी, और हेनरी बटे मीटर इज इक्वल टू न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, इसको सिद्ध भी करना है। डी ब्रागली के तरंगों की परिकलन करना है कि डी ब्रागली ने क्या तरंग दर दिया, तरंग अभी देखिए डी ब्रागली वाला समीकरण था ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी देखिए आपको पूछा जा सकता है आपसे, तो उसे भी तैयार कर लीजिएगा, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यार्थी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये जानदार ये पेपर है आप लोगों के साथ जो डिस्कस हो रहा है। प्रकाश की जरूरत से क्या तात्पर्य है, ये देखिए आप लोग का प्रश्न। और खंड अंग में जो आप लोग का है प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव की निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है वो प्राप्त करना है। अथवा में जो है गाउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। और यहाँ पर जो देखिए एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में जो है अंतर स्पष्ट करना है। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक जो होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है ना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। संधारित्र क्या होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन उत्पन्न करना है। यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम जो है लिखकर इसे देखिए सिद्ध करना है, कि फिर पूछा हुआ है, यानी उन लोगों को एग्जामिनर को तनी सभी संतोष नहीं हो रहा है, यानी वो 1-2 नंबर में तो इसको दे ही रहे हैं, इतने बड़े वाले में भी देखिए इसको डाल दिए हैं लोग, मतलब लोगों को पेपर नहीं मिल रहा है कि पेपर में कौन से प्रश्न को डाला जाए। सब मिला जुला कर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण था, और पेपर यहाँ से प्रश्न जो है आपके बोर्ड में भी देखने को बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आर्यन कोड का ये पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।